हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह। और हम लोग अभी आपको पता है कि दक्कन का पठार का पूरा सेक्शन पढ़ चुके थे। प्रायद्वीप भारत का लगभग लगभग सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब क्या करना है, हमको केवल उच्च भूमियां जितनी भी हैं देख लेनी है, जितनी चोटियां हैं देख लेनी है। पश्चिमी घाट को हल्का फुल्का देख लेना है और हल्का फुल्का पूर्वी घाट को देख लेना है, जिससे हमारा बेसिक सिलेबस जो होता है भारत का स्ट्रक्चर का वो खत्म हो जाता है। फिर जो मोटी मोटी चीज़ें और बचेंगी वो लोग हम देख लेंगे। तट हम लोग देख चुके थे, कोई समस्या नहीं थी। बाकी चीज़ें भी देख चुके हैं। अब अफवाह तंत्र देखना है, जलवायु देखना है, कृषि देख लेना है। उसके बाद खत्म हो जाएगा लगभग लगभग भारत हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो 20 से पहले आपका खत्म हो जाएगा। जीडी का पेपर अभी आपका जनवरी में है, तब तक बहुत समय है। पूरा सिलेबस हम लोग आराम से खत्म कर लेंगे। चलिए देखते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग देख ही चुके थे। क्या बोला था कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड की भूमि से निर्मित है। आपको पहले ही बोले थे कि जो ये हिस्सा होता है दक्षिण का, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है। इसकी आकृति कैसी है, देखने में ही लग रहा है त्रिभुजाकार है। आर्कियन क्रम की है, क्योंकि इससे पहले की कोई चट्टान ही नहीं है। और ये सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो कब की है, तो आर्कियन क्रम की। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसका विस्तार क्या है, 16 लाख वर्ग किमी में। मैंने पहले बोला था कि इसका विस्तार भारत के लगभग 50% हिस्सों में मिलता है। और भारत का एरिया क्या है, 3287 है। उसका जस्ट आधा, 32 का आधा क्या होता है, 16 होता है। ठीक है। तो 50% हिस्से में, इतना याद करना कोई बहुत टफ तो है नहीं। बहुत आसान तरीकों से इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे। कह रहा है यह भारत का प्राचीनतम क्षेत्र है तथा जहाँ पे अनेक पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और नदी घाटियाँ विकसित हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले बोला, अगर आपको भारत का ऐसे मैप आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये भारत का अगर मैं मैप आपको बना के एक देता हूँ और आप लोग भारत को ऐसे देखते हैं, तो सबसे जो भारत में पुराना है ये क्षेत्र है। उसके बाद कोई चीज़ पुराना है तो ये पहाड़ है। और सबसे नया है तो ये मैदान है, क्योंकि मैदानों को तो नदियों ने बनाया। और नदियाँ कहाँ से निकली, पहाड़ों से निकली। तो नदियाँ पहाड़ों से आई, तो पहाड़ बन गए, तभी तो यहाँ से नदियाँ निकल निकल आई। इसका निर्माण किया इन्होंने। उससे पहले ये क्षेत्र सबसे पुराना है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसी ने आके क्या किया था, टकरा के हिमालय के पर्वत का निर्माण किया था। तो जाहिर सी बात है, ये पहले आएगा तभी तो किसी चीज़ का निर्माण करेगा। तो यहाँ तक का क्षेत्र हम लोग देख चुके थे। अब आगे देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम आज से जो सेक्शन शुरू करेंगे वो हम देखेंगे सारी पर्वत श्रृंखलाओं को। तो आराम से पहले इस मैप को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि बात क्या की जा रही है। ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब मैंने एक वीडियो हम लोगों का हो चुका है। लेकिन हम और भी बात करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से समझिए, समय बहुत है। चीज़ें अगर समझ गए तो 5 नंबर कहीं नहीं गया आपका। सबसे पहले अरावली श्रृंखला को देख लेते हैं। कितनी लंबी है, 800 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से पड़ती है, गुजरात के क्षेत्र में पड़ के ये जाती है दिल्ली के किनारे तक। ठीक है। उसके बाद में आपको जस्ट ऊपर मिल रही है विंध्याकरम की श्रृंखला। ठीक है। और विंध्य पर्वत जो है कितना लंबा है, 1050 यानी 1050 किलोमीटर से ज़्यादा, 1060 किलोमीटर तक की लंबाई है इसकी। इसका विस्तार कहाँ से पड़ता है, इसका विस्तार राजस्थान के किनारों से शुरू होकर बिहार के कोने तक जाता है। बिहार में तक इसका जो है श्रृंखला का विस्तार है। उत्तर प्रदेश का जो है नीचे नीचे बिल्कुल इसका विस्तार है विंध्याचल श्रृंखला का। विंध्याचल पर्वत के नाम पे ये आगे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, केवल अभी हम लोग अवस्थिति देख लेते हैं। ठीक। इधर छोटा नागपुर का पठार पड़ जाता है, वहीं इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। इधर में इसमें और विस्तार क्या है, अब देखिए उसके नीचे जस्ट एक पर्वत पड़ रहा है, सतपुड़ा का पर्वत। ठीक है। सतपुड़ा का पर्वत आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये रहा सतपुड़ा पर्वत पड़ रहा है। ठीक। सतपुड़ा पर्वत की जो है ऊपर आप लोग यहाँ जहाँ सतपुड़ा पर्वत खत्म होता है वहाँ एक महादेव की श्रेणी पड़ रही है, एक मैकाल श्रेणी पड़ रही है। ठीक है। मैकाल वैकाल श्रेणी से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिसको पता होगा बताइएगा। अभी बाकी नदी वाले चैप्टर में मैं पूरा आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक। इतना अगर आप लोग समझ गए तो अब देखिए क्या पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ तक तो मध्य में जितने पर्वत पड़ते हैं हम लोग इतना केवल देख लिए हैं। अभी इसका पूरा विस्तार जो है हमारे पास है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। इसका विस्तार पूरा पड़ा है हम लोगों के पास, उसको वहाँ देख ही लेंगे। ये मध्य भूमि हो जाती है, ये पश्चिमी घाट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पूर्वी घाट हो जाता है। अब इसी को हम लोग बारी बारी करके पूरा पढ़ने वाले हैं कि क्या है उत्तरी सह्याद्री, क्या है दक्षिणी सह्याद्री, क्या है 16 डिग्री छांस रेखा, कैसे गोवा में इसको बांटता है, पूर्वी घाट क्या है। पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको 100% याद होगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अरावली श्रृंखला को देखा था, तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। चलिए। अरावली श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है ये। तो अरावली श्रृंखला क्या है, ये गुजरात के पालनपुर से लेके प्रारंभ होकर और राजस्थान से होते हुए दिल्ली रीच तक जाती है। दिल्ली में इसका यहाँ लिखा नहीं है, मजनू का टीला एक स्थान पड़ता है, वहाँ तक इसका विस्तार पड़ता है। ठीक है। दिल्ली रीच में या यहाँ जहाँ लिख रहा है। ठीक। उसके बाद में अरावली श्रेणी का विस्तार 800 किलोमीटर है। ठीक है। ये सबसे प्राचीनतम प्रकृति की वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है ये। ठीक है। पर्वत बहुत तरीके के होते हैं, ये भी एक वलित पर्वत है। और वलित पर्वत में ये क्या है, ये बिल्कुल कट छट गया है, यानी इसमें अपर्दन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें पानी से या मृदा से या हवाओं से, तूफान से इसका अपर्दन हो गया है, इसे कट छट गया है। ये केवल अब क्या है, अवशेष मात्र है।
अवशेष का मतलब समझ रहे हैं कि बस थोड़ा बहुत इसका हिस्सा बचा है, ज़्यादातर हिस्सा इसका क्षय हो गया है, ठीक है। अभी आराम से इसको देखते हैं और चीज़ों को इसको समझेंगे। ये कह रहा है इसमें थोड़ा साफ प्रिंट नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। वर्तमान समय में यह क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, ठीक है। आबू की पहाड़ी जो पड़ती है इसी में पड़ती है, ये देखो इसमें डिनोट किया गया है, आबू की पहाड़ी पड़ती है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है एक गुरु शिखर। पूछ लेता है अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, गुरु शिखर है, ठीक है। आराम से रुक जाइए, देख लीजिए, एक सेकंड, पीडीएफ हमारा जो है डाउन कर गया है, एक सेकंड रुक जाइए, बस आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। आ गया। तो आराम से देखते हैं। तो आबू पर्वत कहाँ पड़ रहा है, आबू पर्वत यहाँ पड़ रहा है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अब यहाँ तक का हो गया। संपूर्ण अरावली श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही है। अब विकास पता चल गया, विस्तार पता चल गया, कहाँ तक है ये पता चल गया, भारत की सबसे पुरानी है ये भी पता चल गया, और ये कैसे है, अवशिष्ट रूप में बच गई है ये भी पता चल गया। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछेगा। एक चीज़ यहाँ नहीं लिखा, वो भी लिखना चाहिए था कि इसका सबसे ज़्यादा जो है लंबाई पड़ती है वो राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ठीक। अब आराम से आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पेज को देखेंगे कि क्या है कैसे है। ये देखिए लिखा है नीचे, कोई समस्या नहीं है, नोट समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए। यह श्रेणी राजस्थान की सबसे ऊंची है तथा इसकी चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला अत्यधिक प्राचीन है, जिससे यह अपरदित और विच्छेदित हो गई, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, अवशिष्ट रूप में है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में यह पहाड़ियाँ कई नामों से जानी जाती है, देखिए, जरगा पहाड़ी, तोड़गढ़ पहाड़ी, लेकिन ये हमसे नहीं मतलब है। जो अगर कोई दे रहा है आरएएस वगैरह का एग्ज़ाम या राजस्थान स्पेशल, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं विंध्या पर्वत, जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंध्य पर्वत श्रृंखला को जब आप पढ़ते हैं तो यह एक वलित पर्वत है। अब देखिए मैंने अभी बोला, एक होता है क्या, एक नॉर्मल होता है फोल्डेड पर्वत, एक होता है क्या नॉर्मल ऐसे जो स्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो हम लोग पर्वत वाली श्रृंखला में इसको पढ़ चुके हैं। तो ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत कैसे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय कैसा पर्वत है, फोल्डदार है, यानी वलित पर्वत है हिमालय। तो ये भी वो फोल्ड पर्वत है, ठीक है। इसका भी निर्माण कैसे हुआ है, फोल्ड आई है, इसमें बहुत सारे फोल्ड फोल्ड है, परतदार, परतें परत है इसमें, ठीक है, वलित पर्वत है, ठीक है। अब इसको आराम से पढ़ते हैं। लेकिन भ्रंश स्थिति होने के कारण यह भ्रंशोत पर्वत हो गया, यानी यहाँ भ्रंशन हो गया, यानी क्या हुआ है, धंस गया है, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत हो गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको, हम लोग देखते हैं चीज़ों को, क्या लिखा है यहाँ पे आगे। इस श्रृंखला से दक्षिण में नर्मदा घाटी उपस्थित है तथा इसके पूरब में जो है पश्चिम नर्मदा घाटी प्रवाहित होती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। कह रहा है इसी श्रृंखला के से नर्मदा नदी निकलती है और जाके कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। उससे नहीं मतलब, हमको केवल विंध्याचल पर्वत लिखना है। इसका विस्तार 1050 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है, मतलब ऐसे विस्तार है इसका, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी इसी का हिस्सा है, पारसनाथ की पहाड़ी इसी का हिस्सा है। अभी पीछे वाली वीडियो में हम लोग इसका बात कर चुके हैं, जो पठारों का आया है, ठीक है। इसका सर्वोच्च चोटी क्या है, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है, पारसनाथ पर्वत पर पड़ता है सम्मेद शिखर, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पड़ती है सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो होता है सम्मेद शिखर, जिसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर, ठीक है। सबसे इसको आगे पढ़ते हैं तो इसमें आराम से देखते चलते हैं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, केवल इसके बाद में यहाँ का सेक्शन छोड़ देते हैं। यहाँ आपका क्या होता है, विंध्याचल पर्वत खत्म हो जाता है। केवल एक दो चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं जो हमको लिखना चाहिए था, कि विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार स्टार्ट होता है राजस्थान के किनारों से स्टार्ट होता है और जाता है बिहार के पास, जो है आपका खत्म हो जाता है, बिहार से पहले थोड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आराम से देखते रहिए। अब इसके बाद में आना पड़ता है विंध्याचल पर्वत का श्रृंखला का जो विस्तार आगे नीचे लिखा है, देख लीजिए। ये क्या है कि कैमूर की पहाड़ी एवं पारसनाथ पहाड़ी के रूप में इसका जो है आपको और लंबाई पश्चिम से पूर्व में मिलती है, ठीक है। इस श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है, ठीक है, जिसे सम्मेद शिखर कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। इस श्रृंखला के पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर जहाँ ये खत्म होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्या, छोटा नागपुर का पठार। तो इसकी पूर्वी सीमा की लिमिट क्या है, छोटा नागपुर का पठार है इसकी पूर्वी सीमा की लिमिट, ठीक है। इसका विस्तार कितने राज्यों में है, देखिए नीचे लिखा है, झारखंड में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, पूर्वी छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है। किस चीज़ का, इस श्रृंखला के पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार यहाँ पे लिखा गया है, ना कि आपके उसके विस्तार लिखा गया है, ठीक है। इस पठार के भारत का 60% अधिक खनिज। अब यहाँ विंध्याचल श्रृंखला का काम खत्म हो गया है। यहाँ से आपका जो श्रृंखला स्टार्ट हो रही है वो क्या स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका जो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आराम से देख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर का पठार जो है कितने राज्यों में है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत इसे पड़ता है, ज़्यादा हिस्सा नहीं है, पूर्वी छत्तीसगढ़ पड़ता है और उड़ीसा का कुछ भाग पड़ता है, ठीक है।
आराम से देखिए, इस पठार का 60% से अधिक खनिज धातुएं पाई जाती हैं। भारत में जितनी खनिज धातुएं पाई जाती हैं इसी में पाई जाती हैं 60% से ज़्यादा। इसीलिए इसे भारत का क्या कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आराम से याद रखिएगा, ठीक है। 60% कोयला जो है इसीलिए झारखंड से निकाला जाता है अकेले, ठीक है। देखते रहिएगा। कह रहा है इस पहाड़ के टोरी नामक स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है। अगर ये छोटा नागपुर का पठार है, इसके टोरी नामक स्थान से ऐसे दामोदर नदी निकल के जाती है, ठीक है। और हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी को जैविक आपदा कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। किस नदी को, हुगली नदी को। हुगली नदी को जैविक आपदा इसलिए, अरे हुगली नदी कह रहे हैं, जो दामोदर नदी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ जो अगर कोई जीव जंतु इसमें रह ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसको जैविक आपदा कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का पठार या रूर प्रदेश ऑफ इंडिया कहते हैं, मैंने बोला था आपको। आराम से खत्म हो गया ये। अब मेघालय का पठार पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी एक बार केवल हल्का सा देखेंगे, ये सारा वीडियो एक बार हो चुका है। शिलांग का पठार का हिस्सा है, गारो खासी जयंतिया पड़ती है, बादल यहाँ बहुत बरसते हैं। तिब्बत के पठार की शाखा है, भारत का ही पूर्वी विस्तार है, मालदा गैप से अलग हुआ है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये देख लीजिए, लिखा है मालदा गैप से ये अलग होता है, ठीक है। मासितराम यहीं स्थित है, बहुत बरसात होती है। ज़्यादा चीज़ें देखना नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार आ रहा है। सतपुड़ा देखना इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखिए, सतपुड़ा का विस्तार 900 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसका भी विस्तार ऐसे मिलता है, ठीक है। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी इसी का हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो हिस्सा है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। आपको पहाड़ियों की अवस्थिति यह दिखा गया है, देख लीजिए। मैकाल की पहाड़ी ये रही, ये रही महादेव की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की चोटी है, ठीक है। अमरकंटक दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। कभी पेपर में पूछता तो नहीं है वैसे नॉर्मल, लेकिन याद रखिएगा ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ठीक है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है। अगर ये अमरकंटक है तो इससे इधर को सोन चली जाएगी और इधर को नर्मदा चली जाएगी, ठीक। आराम से याद रखिएगा, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। नीचे क्या पड़ती है, महादेव की पहाड़ी पड़ती है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, ठीक है। और उसके बाद में एक और चोटी पड़ती है पंचमढ़ी चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी है जो सतपुड़ा श्रेणी की, वो क्या है, धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 किलोमीटर। अब दो चीज़ें याद रखिए, मीटर है, एक दो चीज़ें यहाँ से याद रखिए, सतपुड़ा श्रेणी आपका खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो याद रखिए कि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कैसे है, पूरब से पश्चिम की या पश्चिम से पूरब है, ठीक, पहली चीज़। उसके बाद याद रखिए कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है वो क्या है, धूपगढ़ चोटी है। यहाँ नहीं लिखा है धूपगढ़ चोटी, ये धूपगढ़ चोटी सबसे सर्वोच्च शिखर यही है, ठीक है। इसी का पूर्वी विस्तार क्या है, मैकाल श्रेणी है और अमरकंटक श्रेणी है, और राजपीपला की श्रेणी इसी का हिस्सा है, ठीक है। इतना याद रखिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं हम बताएंगे जो होगा। क्या कह रहा है कि सतपुड़ा की श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व में है, राजपीपला, महादेव, मैकाल इसी पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, ठीक है। ऊंची चोटी में पंचमढ़ी, महादेव आदि में स्थित है, इसे देखते रहिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक, अभी बोला, इसमें दो नदियां जो निकलती हैं अभी दिखाया कि अगर ये मैकाल श्रेणी है जिसके इधर में ये चली जाएगी सोन नदी, इधर चली जाएगी नर्मदा, एक ही मूल से दोनों निकलती हैं, ठीक है। सोन नदी गंगा की सहायक है, दक्षिण से उत्तर प्रवाहित होती है। ये हम लोग नदियों वाले चैप्टर सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा जल्दी लग रहा होगा लेकिन जल्दी नहीं है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। जीडी लेवल पे हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ सकते चीज़ों को, ठीक है। अब आराम से देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से होता है, यहाँ लिखा हो या न लिखा हो मैं बता रहा हूँ। ताप्ती से शुरू होता है, ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ताप्ती नदी से कहाँ तक है इसका विस्तार, नीलगिरी तक पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार है। और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला सतत है, यानी कहीं तोड़ फोड़ नहीं है। इसके दो हिस्से हैं, ये 16 डिग्री पे कट जाता है। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो गोवा में है इसको काटता है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, इसलिए इस हिस्से को उत्तरी सह्याद्री और इस हिस्से को दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री कहते हैं क्योंकि इस हिस्से को सह्याद्री कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, इसका उपनाम है, आगे लिखा है उपनाम है। उत्तरी हिस्से को यानी 16 डिग्री के ऊपर का जो पूरा हिस्सा पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिणी में पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। सिर्फ रीडिंग नहीं है, आपको थोड़ा बहुत समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, किसी से भी आप रिलेट कराइए। अगर आपको कंटेंट में कमी मिलेगी तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चीज़ों को देख लिए आप लोग, ये 16 डिग्री अक्षांश भी देख लिए, इसके उत्तर में उत्तरी सह्याद्री देख लीजिए, इधर दक्षिणी सह्याद्री देख लीजिए। यहाँ महाबलेश्वर की चोटी है, कलसूबाई की चोटी है, और सबसे बड़ी चोटी उत्तरी सह्याद्री की कौन सी सबसे ऊंची, कलसूबाई, ठीक है। और उसके बाद में अगर इधर देखा जाए दूसरी महाबलेश्वर है, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती बताइए, महाबलेश्वर की श्रृंखला से ही आपकी निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। और त्र्यंबकम पठार की त्र्यंबकम चोटी से निकलती है गोदावरी नदी। उस वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई सेक्शन नहीं अभी यहाँ पढ़ना कोई मतलब नहीं है। कुद्रेमुख चोटी आपको दिख रही है 1892,
ठीक है। ये कहाँ पश्चिमी सह्याद्री में पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे और थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से 1600 किलोमीटर हम लोग देख ही चुके हैं। सह्याद्री का ही ये भाग है, ठीक है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 अक्षांश को उत्तरी और दक्षिणी में बांटता है, अभी ऊपर बात कर चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, अभी देख के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा निकलती है। और त्र्यंबकम से कौन सी निकलती है? नर्मदा निकलती है, ठीक है। इसका उद्गम क्षेत्र है कलसुबाई के उत्तर में त्रिभंगम का पठार है, जहाँ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी निकलती है, तथा गोदावरी नदी के दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ये सब कौन सी बहुत बड़ी बात है, आपको याद होना चाहिए। कभी कभी आपको फंसा देता है। दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? कावेरी दे के देता है, लोग कावेरी मार देते हैं, लेकिन कहीं कहीं कावेरी लिखा भी मिल जाता है, कभी कभी आयोग भी कावेरी मान लेता है। तो ये आपका अपना मैटर है भैया। एनसीईआरटी फॉलो करिए, बहुत समस्या में आ जाएंगे नहीं तो। एनसीईआरटी में से वैसे तो कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा लिखा मिल जाता है, लेकिन ये आप लोग मान के चलिए कि कहाँ पे है, नर इसी को कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है, अभी आपको बता दिए, ठीक है। अब आराम से देखते चले जाइए और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दक्षिण भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। यहाँ थोड़ा चीज़ें फॉल्ट हैं, इसमें ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, इस चीज़ों को निगलेक्ट करिए। ये कोई फैक्ट नहीं है, इसुई तरीका नहीं है कि दक्षिण गंगा क्या कहते हैं गोदावरी को और की लगा के दे दे कि दक्षिण की गंगा क्या कहते हैं कावेरी को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको मत याद करिए। कभी भी आपको देता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा कैसे कहते हैं, आप लोग मारिएगा गोदावरी, आपका आंसर सही होगा। कभी कभी आयोग आंसर नहीं मानता, दूसरा आंसर मान लेता है, वो आयोग के ऊपर है, ठीक है। अब आराम से पढ़ते हैं पूर्वी घाट को, यहाँ का चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म, आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना था, ठीक है। पूर्वी घाट को देखते हैं। पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट का विस्तार जो है 1300 किलोमीटर है। कटा फटा है, देखिए बीच बीच में जगह है, सतत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं, जैसे महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। विशाखापत्तनम की चोटी, आईकोडी चोटी, जिंदगढ़ की चोटी, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है, इतना याद रखिए। चौड़ाई का विस्तार जो है उत्तरी भाग में 190 किमी, दक्षिणी भाग में चौड़ाई 95 किमी। एक चीज़ यहाँ नहीं लिखा है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में ये बिल्कुल नगण्य है, ठीक है। आगे मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, मिला देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इसका विस्तार जो है 1300 किलोमीटर है। उड़ीसा, आंध्रा और तमिल के तटों पर इसका विस्तार पूरा मिलता है। इसकी ऊंचाई 615 किलोमीटर है। उसकी ऊंचाई लगभग 180 किलोमीटर मिलती है। कहाँ? उत्तरी भाग में इसकी ऊंचाई 180 मीटर है, जो किलोमीटर लिखा है गलत लिखा है। इसकी चौड़ाई जो है उत्तरी भागों में 180 किमी, ये सही है, ऊंचाई नहीं चौड़ाई बोला है। दक्षिणी भाग जो है 75 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदगढ़ आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य में इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है देवकी मुंडा है। इतना आपको अगर पता हो जाएगा तो चीज़ें आप लोग आराम से देखिए। अभी पर्वतों की श्रृंखला में आपको इसका थोड़ा बहुत जो बचता है वो ज्ञान हो जाएगा। क्या क्षेत्र है? नीलगिरी की पहाड़ी को देखते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी ज़्यादातर लोगों का बहुत फेवरेट पार्ट होता है। नीलगिरी पहाड़ी अगर आप लोग को समझ में आ गई, ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ा, ये पूर्वी घाट था, ये पश्चिमी घाट था, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो होती है दोदा बेटा होती है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। दोदा बेटा होती है, जिसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? 2657, ठीक है। उसके नीचे पड़ती है मरकूत की चोटी, याद मत रखिए। ऊटी जो पड़ता है इसी में पड़ता है। ऊटी का जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का हिस्सा है, पर्यटन स्थल है। और कहाँ पड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे एक श्रृंखला पड़ती है, किसके? नीलगिरी पहाड़ी के नीचे एक श्रृंखला पड़ती है, उसका नाम क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी में नीचे ला रहा था, ठीक है। उसके नीचे एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है येलागिरी चोटी, इलायची चोटी या कार्डमम की पहाड़ी। तो कार्डमम की जो पहाड़ी पड़ती है वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी श्रृंखला है। श्रृंखला की मैं बात कर रहा हूँ, श्रृंखला है। और इसकी सबसे दक्षिणतम बिंदु पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी है। और महेंद्रगिरी जो है सबसे पहले बरसात प्राप्त करने वाला भारत का स्थल है। क्यों? क्योंकि एकदम यहाँ पे पड़ता है, कन्याकुमारी के पास। तो इतने से आपको क्या समझ में आया? थोड़ा आपको जल्दबाजी लगी होगी, लेकिन आगे ये चीज़ें फिर लिखी हैं, दोबारा रिपीट होने वाली हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पर्वत का निर्माण हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। संपूर्ण दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की क्या है?
अब देखिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत फॉल्ट है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई में स्थित अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत कहाँ से लगता है? नर्मदा के नीचे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? अनाईमुड़ी है। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने पढ़ाया था, पारसनाथ में स्थित है। ठीक है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी जो है वही है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अनाईमुड़ी भी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसका थोड़ा विस्तार हम लोग देख लेते हैं और चीज़ें खत्म हो जाएंगी इसकी। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है मरकूट, याद मत करिए। इसकी चोटी क्या है? ऊटी है। ऊटी इसी में पड़ता है, बहुत बार पेपर में पूछा है। नीलगिरी पहाड़ी के ढालों पर पश्चिमी घाट में 16 घास पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी के ढालों पर 16 घास पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ के दर्रों से अन्नामलाई पहाड़ी से अलग होता है। मतलब एक पाल घाट दर्रा पड़ता है, आप लोग पढ़ा होगा। उस दर्रे से कौन सी पहाड़ी अलग होगी? अन्नामलाई पहाड़ी। अब देखिए दर्रों वाले सेक्शन में इसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन दर्रों वाले सेक्शन के बावजूद एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर ये पश्चिमी घाट पड़ता है तो इसमें सबसे, और यहाँ पड़ता है आपका क्या? पश्चिमी घाट ये पड़ेगा, ये तो तट है। तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊपर एक पड़ता है क्या? कौन सा पड़ेगा? थाल घाट, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो महाराष्ट्र से अगर आप लोग आगे जाना चाहें तो इसको क्या जोड़ेगा? महाराष्ट्र से ये किसको जोड़ेगा? पुणे को जोड़ेगा, नासिक को जोड़ेगा। महाराष्ट्र से नासिक को, अगर महाराष्ट्र से नासिक जाना है तो आप लोग जो है टी पकड़िए, थाल घाट दर्रा पड़िए। और भोर घाट दर्रा जो होता है ये महाराष्ट्र को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। ठीक है। महाराष्ट्र से पुणे को भोर घाट जोड़ता है। तो टीबी कहाँ चलती है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में चलती है। तो थाल घाट और भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पहली चीज़ याद हो गया। अब जो नहीं दिया है उसको भी लिख देते हैं। चलिए एक चीज़ और लिखते हैं। फिर जब दक्षिण भारत में नीलगिरी की चोटी आप क्रॉस कर जाएंगे तो नीलगिरी चोटी और अन्नामलाई की चोटी के बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसे कहते हैं पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा किस राज्य में पड़ता है? केरला राज्य में पड़ता है। ठीक है। और पालघाट दर्रा से आप कहाँ जा सकते हैं? पालघाट दर्रा से संपूर्ण केरल का हिस्सा जो है ये इससे जुड़ा है, तमिलनाडु से हिस्सों में मिला है। यहीं से सड़कें, रोड, रास्ते सब जाने के हैं। ठीक है। अब एक और पड़ता है अन्नामलाई चोटी और कार्डमम की चोटी के बीच में एक दर्रा पड़ता है, ये दिया गया है सीनकोट्टे दर्रा। इसे सेनकोट्टे दर्रा भी कहते हैं। ठीक है। सेनकोट्टे दर्रा से आप कहाँ जाते हैं? सेनकोट्टे दर्रा से आपको अगर तिरुवनंतपुरम से आपको कोयम्बतूर जाना है। कोयम्बतूर बहुत फेमस जगह है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का समझ लीजिए मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बतूर को। ठीक है। जहाँ पे आपका शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन है, यानी गन्ना प्रजनन संस्थान यहीं पे है। ठीक है, कोयम्बटूर में। तो याद रखिए आपके काम ही आएगा। येरवल की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी पर्वतीय श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणी जो है पर्वत चोटी है। श्रृंखला में और चोटी में क्या अंतर है आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला येरगिरी यानी कार्डमम की पहाड़ी। येरगिरी हो सकता है येलागिरी आपको हर जगह ना मिली दिखे, लेकिन इलायची की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी आपको मिला दिखे, लिखा मिल जाएगा। ठीक है। इसकी सीमा 2 राज्य में है, केरल में है, तमिल में है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेनकोट्टे दर्रा इससे जोड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा महेंद्रगिरी भारत में सबसे पहले बरसात पाने वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। तो जब मानसून आता है सबसे पहले इसी चोटी से टकराता है, इसी चोटी पे सबसे पहले बरसात करता है। ठीक है। तो इसका मान के चलिए आप लोग, इसको जुलाई के शुरुआत में इसको बरसात मिलने लगती है, जनवरी मतलब जून में। अभी यहाँ से आपकी जो पर्वतीय श्रृंखलाएं जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। पलानी हमको पढ़ाना ही नहीं है, चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन चलिए देख लेते हैं। पलानी जो क्या है तमिलनाडु राज्य में एक ऊंची सबसे ऊंची चोटी बम्बनाडी के पास पड़ता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप इसको मत ही पढ़िए। ये मैंने नोट भरे बना के रखा है, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का जितना था ये येलगिरी पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अन्नामलाई पहाड़ी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो चीज़ें हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट थी, यहाँ जितना पॉइंट लिखा है नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है। उसके बाद में आराम से देख लीजिए, पूर्वी घाट हम लोगों ने देख लिया था और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट सतत नहीं है, कटा छटा है, 3-4 पहाड़ी चोटियाँ यहाँ मिलती हैं। आराम से देख लीजिएगा, मस्त से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सह्याद्री का पूरा सेक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि 2 भागों में बटा हुआ है, गोवा के पास 16 डिग्री से काटता है पूरा सेक्शन। अब यहाँ से आपका जो है ये वाला सेक्शन दक्षिण भारत का सेक्शन खत्म हो गया। पोर्ट भी देख लिए, सारा सेक्शन देख लिए हैं। तो हम अब उम्मीद करते हैं आपको अगर हल्का भी नोट्स बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बाकी चीज़ें आपको बोर्ड में मिलेंगी। ये चीज़ें बिना मैप के करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए अगर मैं बार बार मैप बनाता 10 मैप बनाने में बहुत समय लग जाता। जो वीडियो मैं 20 मिनट में बना दे रहा हूँ, यही वीडियो मुझे कम से कम लग जाता ना 60 मिनट का वीडियो। और व्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं कितना आ रहा है।
तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बाकी आप लोगों का देखने के लिए। स्टडी विद वैभव में आपका स्वागत हमेशा रहेगा। देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।